सोचिए, एक वक्त था जब भारत, आप जानते हैं, 16 अलग अलग शक्तिशाली राज्यों में बटा हुआ था, जिन्हें कहते थे महाजनपद। सब आपस में लड़ते थे, कभी दोस्ती कभी दुश्मनी, लेकिन कोई एक अकेली शक्ति नहीं थी जो सबको एक कर सके। और फिर कहानी में एंट्री होती है एक ऐसे साम्राज्य की जिसने पहली बार लगभग पूरे भारत को एक झंडे के नीचे ला खड़ा किया। जी हाँ, आज हम बात करेंगे उसी महान मौर्य साम्राज्य की। तो सवाल ये उठता है कि 16 बड़े बड़े राज्यों यानी महाजनपदों में से आखिर कैसे सिर्फ एक मगध भारत का पहला साम्राज्य बनाने में कामयाब हुआ। यही तो है इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा सवाल। मतलब 16 दावेदार थे, सब अपने आप में शक्तिशाली थे, तो फिर मगध में ऐसा क्या खास था? क्या ये सिर्फ किस्मत थी या इसके पीछे कोई बहुत सोचा समझा प्लान था? चलिए इसी का जवाब ढूंढते हैं। तो आज के इस सफर का रोड मैप कुछ ऐसा है। सबसे पहले हम भारत के पहले साम्राज्य के कॉन्सेप्ट को समझेंगे। फिर हम देखेंगे कि मगध शक्ति का केंद्र कैसे बना। उसके बाद सिकंदर यानी अलेक्जेंडर द ग्रेट की एंट्री से पूरा खेल कैसे बदल गया। और फिर आएंगे हमारे मुख्य किरदार चाणक्य और चंद्रगुप्त। और आखिर में हम उस फॉर्मूले की बात करेंगे जिसने इस साम्राज्य को इतना सफल बनाया। तो चलिए शुरू करते हैं। मगध, शक्ति का केंद्र, हमारी कहानी का ग्राउंड जीरो। मगध ये सिर्फ एक राज्य नहीं था, बल्कि एक विचार था, एक सपना था, अखंड भारत का। और इसी जगह पर इतिहास की भट्टी में भारत का पहला साम्राज्य आकार लेने वाला था। तो ये मगध था कहाँ? खैर, आज के बिहार की कल्पना कीजिए। पटना और गया के आसपास का जो इलाका है, वही था प्राचीन मगध। शुरू शुरू में तो ये 16 महाजनपदों की दौड़ में बस एक और दावेदार था, लेकिन इसके पास कुछ ऐसी चीजें थीं जो इससे बाकियों से कहीं कहीं आगे ले जाने वाली थीं। तो मगध की सफलता के पीछे का गुप्त सूत्र क्या था? देखिए, ये कोई हादसा नहीं था। सबसे पहले बिंबिसार और अजातशत्रु जैसे महत्वाकांक्षी शासक थे, जिनमें साम्राज्य बनाने की भूख थी। फिर इसके पास उपजाऊ जमीन थी, मतलब इतना ज्यादा कृषि अधिशेष था कि एक बहुत बड़ी सेना को आराम से खिलाया जा सकता था। सेना के लिए हथियार चाहिए, खैर उसके लिए प्रचुर मात्रा में लौह अयस्क था। और सबसे बड़ा गेम चेंजर, हजारों की तादाद में हाथी। ये उस जमाने के, आप कह सकते हैं, युद्ध के टैंक थे। इन सभी कारकों ने मिलकर मगध को एक अजेय शक्ति बना दिया। अब देखिए, मगध पर हर्यंक और शिशुनाग जैसे राजवंशों ने राज किया और एक ठोस नींव तैयार की। लेकिन भारत के पहले साम्राज्य निर्माता का जो खिताब है ना, वो नंद वंश के संस्थापक महापद्मानंद को जाता है। उन्होंने ही इस राज्य को एक सच्चे साम्राज्य में बदल दिया। और नंद कितने शक्तिशाली थे इसका अंदाजा लगाना है तो जरा इस संख्या पर गौर कीजिए। 2 लाख पैदल सैनिक, सिर्फ इतना ही नहीं, 20,000 घुड़सवार और 3,000 से ज्यादा युद्ध हाथी। ये उस समय की दुनिया की सबसे बड़ी और खूंखार सेनाओं में से एक थी। कोई उनसे टक्कर लेने का सोच भी नहीं सकता था। लेकिन हर बड़ी कहानी में एक मोड़ आता है, और यहाँ मोड़ था अंतिम नंद शासक धनानंद। उसकी दमनकारी कर नीतियों और अहंकार ने उसे बहुत अलोकप्रिय बना दिया। लोग उससे नफरत करने लगे थे, और जब जनता अपने राजा से नफरत करती है ना, तो समझिए एक क्रांति के लिए एक आदर्श मंच तैयार हो चुका है। और ठीक उसी वक्त जब मगध में धनानंद अपनी शक्ति का दुरुपयोग कर रहा था, उत्तर पश्चिम से एक तूफान आ रहा था जिसका नाम था सिकंदर महान। उसके आने से भारत की राजनीति का पूरा खेल हमेशा के लिए बदलने वाला था। तो सिकंदर 326 ईसा पूर्व में खैबर दर्रे को पार करके भारत आता है। यहाँ उसकी प्रसिद्ध लड़ाई राजा पोरस से होती है, हाइड स्पेस का युद्ध। सिकंदर जीत तो जाता है, लेकिन पोरस की बहादुरी से इतना प्रभावित होता है कि उसे उसका राज्य वापस कर देता है। लेकिन उसका सफर ब्यास नदी पर आकर रुक जाता है। उसकी सेना आगे बढ़ने से मना कर देती है, और वापसी में 323 ईसा पूर्व में बेबीलोन में उसकी मृत्यु हो जाती है। ये इतिहास का एक बहुत ही दिलचस्प पल है। सोचिए, सिकंदर विश्व विजेता जिसे कोई हरा नहीं सका, उसे उसकी अपनी ही सेना ने रोक दिया। क्यों? वजह सीधी थी, उसकी सेना 10 साल से लगातार लड़ रही थी। वे थक चुके थे। भारत की जलवायु उनके लिए बहुत कठोर थी, और सबसे बड़ी बात, उन्होंने नंद साम्राज्य की विशाल सेना की कहानियां सुन रखी थी। वे लोग डर गए थे। पहली बार सिकंदर की महत्वाकांक्षा उसकी सेना की हकीकत से टकराकर टूट गई।
अब सिकंदर के जाने से उत्तर पश्चिम भारत में एक शक्ति का शून्य पैदा हो गया, और इतिहास में जब भी कोई शून्य बनता है, कोई न कोई उसे भरने जरूर आता है। और इस शून्य को भरने के लिए मंच पर दो महान हस्तियों का प्रवेश हुआ, किंगमेकर चाणक्य और राजा चंद्रगुप्त। कहानी कुछ ऐसी है कि चाणक्य, जो एक प्रतिभाशाली विद्वान थे, उनका धनानंद ने सार्वजनिक रूप से अपमान किया था। चाणक्य ने कसम खाई कि वो नंद वंश को जड़ से उखाड़ देंगे, और इसी मिशन पर उन्हें एक नौजवान लड़का मिला, चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त किसी शाही परिवार से नहीं था, वो एक साधारण पृष्ठभूमि से था, लेकिन चाणक्य ने उसमें एक राजा बनने की क्षमता देख ली थी। तो चाणक्य की रणनीति क्या थी? बिल्कुल सरल 3 चरणीय योजना। चरण 1, एक शक्तिशाली सेना बनाओ। चरण 2, उत्तर पश्चिम क्षेत्र को सुरक्षित करो, जहां सिकंदर के जाने से शक्ति का शून्य था। और चरण 3, सीधे पाटलिपुत्र पर चढ़ाई करो और अलोकप्रिय धनानंद को उखाड़ फेंको। और 321 ईसा पूर्व तक उनका यह मास्टर प्लान कामयाब हो चुका था। धनानंद को हराना एक बहुत बड़ी जीत थी, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत थी। असली चुनौती अब शुरू हुई थी। एक अखिल भारतीय राज्य, एक अखंड भारत की नींव रखना। अब चंद्रगुप्त के सामने पहली बड़ी चुनौती थी सेल्यूकस निकेटर। ये सिकंदर का जनरल था जो उसके पूर्वी क्षेत्रों को नियंत्रित करता था। ये एक तरह से नए मौर्य साम्राज्य की अग्नि परीक्षा थी। इन दोनों के बीच 303 ईसा पूर्व की शांति संधि मौर्य साम्राज्य के लिए एक बड़ी कूटनीतिक जीत थी। चंद्रगुप्त को पूर्वी अफगानिस्तान, बलूचिस्तान और सिंधु नदी के पश्चिम का क्षेत्र मिला। साथ ही एक विवाह गठबंधन भी हुआ। बदले में उन्होंने सेल्यूकस को 500 युद्ध हाथी दिए। इस एक सौदे ने भारत की पश्चिमी सीमा को सालों के लिए सुरक्षित कर दिया। लेकिन एक साम्राज्य सिर्फ लड़ाइयों से नहीं बनता। उसकी असली ताकत उसके प्रशासन में होती है। और मौर्य प्रणाली को समझने के लिए हमारे पास 2 अद्भुत स्रोत हैं, अर्थशास्त्र और इंडिका। कौटिल्य यानी चाणक्य ने अपनी पुस्तक अर्थशास्त्र में सप्तांग सिद्धांत दिया। मूल रूप से उन्होंने राज्य को एक जीवित शरीर की तरह देखा, जिसके 7 आवश्यक अंग होते हैं: राजा यानी स्वामी, मंत्री यानी अमात्य, क्षेत्र, किला, खजाना, सेना और सहयोगी। अगर ये 7 अंग मिलकर ठीक से काम करें तो राज्य हमेशा शक्तिशाली रहेगा। क्या शानदार अवधारणा है! तो मौर्य दुनिया को समझने के लिए हमारे पास 2 अलग-अलग खिड़कियां हैं। एक है कौटिल्य का अर्थशास्त्र, ये एक अंदरूनी व्यक्ति का दृष्टिकोण है, प्रधानमंत्री की एक व्यवहारिक मार्गदर्शिका। दूसरी है मेगास्थनीज की इंडिका, ये एक यूनानी राजदूत का बाहरी दृष्टिकोण है। और दिलचस्प बात यह है कि ये दोनों स्रोत कभी-कभी अलग-अलग बातें भी कहते हैं, जैसे दास्ता या सामाजिक वर्गों पर। इससे हमें इतिहास की एक ज्यादा संपूर्ण और सूक्ष्म तस्वीर मिलती है। और चंद्रगुप्त की उपलब्धि कितनी बड़ी थी, ये यूनानी इतिहासकार प्लूटार्क के इस एक उद्धरण से साफ हो जाता है। उन्होंने लिखा कि 6 लाख लोगों की सेना के साथ चंद्रगुप्त मौर्य ने पूरे भारत को अपने अधीन कर लिया। 6 लाख सैनिक! इस विशाल सेना के दम पर उन्होंने वो कर दिखाया जो उनसे पहले किसी ने नहीं किया था। तो आखिर में वापस उसी सवाल पर आते हैं, क्या मौर्य साम्राज्य एक राजा की तलवार से बना था या एक विचारक के दिमाग से? क्या ये चंद्रगुप्त की ताकत थी या चाणक्य का दिमाग? सच शायद ये है कि ये दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे थे। ये तलवार और दिमाग का एक आदर्श संयोजन था जिसने भारत का पहला महान साम्राज्य बनाया। इतिहास में ऐसी ही और गहरी जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले विश्लेषण में।